हेलो स्टूडेंट्स, सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें अपन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन मोलैरिटी के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मोलैरिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद उसके 1-2 क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, या उसके क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो मोलैरिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। तो मोलैरिटी को अपन बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे एक सोल्यूशन लिया आपने, एक बीकर ले लिया। इस बीकर में आपने क्या करा, टोटल जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर का बना लिया। टोटल जो शुगर सोल्यूशन है वो कितने का बना लिया, 1 लीटर का बना लिया। और इसमें आपने क्या करा, 5 मोल्स आपने क्या डाल दिए, इसमें शुगर के डाल दिए। तो मोलैरिटी ऑफ शुगर कितनी हो गई, 5/1। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो मोलैरिटी को अपन बेसिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। और मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अपने बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मोलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कोर्स में आते हैं। तो मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने, अपन सारे मोल्स के सोल्यूट्स को ऐड करके टोटल डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, तो उससे क्या निकल जाएगा, अपना मोलैरिटी निकल जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला ये होता है, m = n/v। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, v क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा अपन किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। अगर आप लीटर में नहीं ले रहे हो, ये ml में ले रहे हो, तो ऊपर आप किससे इंटू कर लें, 1000 से इंटू कर लें, तो सेम बात हो जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट होती है, क्योंकि जो मोल की यूनिट होती है वो मोल ही होती है, और जो लीटर होता है ये ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो मोलैरिटी की इस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखें, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी सोल्यूशन में अगर अपन वाटर ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोल रहे हैं। डाइल्यूशन से क्या होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करा जाता है। मगर डाइल्यूशन जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग वाटर ऐड करने से उसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। सोल्यूशन का वॉल्यूम अपन इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दोस्तों, डाइल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। कभी भी ये मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। डाइल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। हमने डाइल्यूशन में सिर्फ क्या करा है, वॉल्यूम इंक्रीज करा है। इसमें अपन ने क्या करा है, वॉल्यूम इंक्रीज करा है बाय एडिंग वाटर। H2O ऐड करके अपन ने क्या करा है, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज करा है। अपन ने नंबर ऑफ मोल से कोई छेड़खानी नहीं करी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो डाइल्यूशन लॉ में एक फॉर्मूला आता है जिसमें अपन क्या करेंगे, वाटर मिलाने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद जो कंसंट्रेशन बनती है सोल्यूशन की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन को अपन कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, तो अपन ने मोलैरिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, m = n/v। तो n तो कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m × v। ठीक है, तो n तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट का क्या मतलब है, जो n इनिशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, n फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है, जो m1 इनिशियल है और v1 इनिशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 फाइनल और v2 फाइनल। 2 ले लो या फाइनल ले लो, बात बराबर है। तो इससे अपन को क्या पता चल सकता है, अपन फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी को निकाल सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना वाटर ऐड करा है वो तो जनरली ऐड हो ही जाएगा। v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, v2 के बराबर हो जाएगा। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, m2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी होगा, फाइनल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, उससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसमें अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे और उससे क्या करेंगे अपन एक फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी, जो अपन को फाइनल सोल्यूशन मिला है उसको अपन उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे इसमें वो किसके बराबर हो जाएंगे, n इजिकल्स टू mv के बराबर होता है। तो जो n हो जाएगा वो m1v1 के बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1। वैसे जो मोल्स जो सेकंड वाले के हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, m2v2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन जानते हैं अपन किसी दो सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो v फाइनल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगा। और जो फाइनल सोल्यूशन में मोल्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, जो फाइनल सोल्यूशन के मोल्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, n1 प्लस n2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन को पता दिख रहा है कि जो फाइनल मोल्स हैं वो किसके बराबर हो गए, n1 प्लस n2 के बराबर हो गए। फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, v1 प्लस v2 के बराबर हो गया। और m3 क्या है, फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी हो गई है ना। अब क्या करो, इसमें जो n1 की वैल्यू है वो इधर पुट करो, n2 की वैल्यू है वो इधर पुट करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 प्लस v1 m1 प्लस v1, m2 प्लस v2 m2 प्लस v2। और ये n जो है n फाइनल है वो n फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, m3, ये किसके बराबर हो जाएगा, m3 प्लस इंटू वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो NF हो गया अपने मोल्स फाइनल हो गए वो किसके बराबर हो गए, मोलैरिटी थर्ड इंटू वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 के बराबर हो गए। तो ये वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 नीचे आ जाएगा। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ थर्ड सोल्यूशन, जो फाइनल सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है अपन इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सबको आप नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये क्लास 11th के मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है। मोल कंसेप्ट में अपन पढ़ेंगे और ये जो कंसेप्ट अपन जो पढ़ रहे हैं ये सोल्यूशन में पढ़ाया जाता है। सोल्यूशन का थोड़ा सा बेसिक पार्ट है जिससे आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन को ईजिली समझ सकते हो, सोल्यूशन आप ईजिली पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, बिल्कुल मोलैरिटी की जैसा है, लेकिन इसमें बस एक ही चेंज होता है। जैसे अपने मोलैरिटी में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। वैसे नॉर्मेलिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी को n से डिनोट करते हैं, अपन सबको पता होगा। इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को अपन कैसे निकालेंगे, अपन मोल्स निकालना जानते हैं। मोल्स को अपन कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से अपन मोल्स निकालते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को अपन कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को अपन कैसे निकालेंगे, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब आपके सामने एक टारगेट आ गया है कि आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में नहीं पता, तो इक्विवेलेंट वेट को अपन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर में मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट का निकालने के लिए भी अपन को एक फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो देखो इस नॉर्मेलिटी में अपन को वॉल्यूम तो पता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं पता था अपन को। इस इक्वेशन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी पता चल गया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो जो इक्विवेलेंट वेट है उसका भी फॉर्मूला अपन को समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम का। अपन को वैलेंसी फैक्टर के बारे में पढ़ना होगा। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इस वैलेंसी फैक्टर को मैं 4 टर्म्स में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से अपन इन 4 टर्म्स में वैलेंसी फैक्टर को समझेंगे। और ये जो वैलेंसी फैक्टर है ये मैं लगभग सारे कंपाउंड्स के लिए आपको बता दूंगा, जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट्स के लिए, मिक्स सॉल्ट्स के लिए मैं बता दूंगा। तो आप इसे ढंग से पढ़े, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट का एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने नीचे आ गया होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट वेट का
हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे एसिड्स के लिए। एसिड्स आप जानते हो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करते हैं, H+ आयन को रिप्लेस करते हैं, और नंबर ऑफ H+ आयन वो जितने डोनेट कर पा रहे हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। वही क्या कहलाती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाती है। तो इसमें कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए, जैसे HCl हो गया। तो HCl को अगर अपन थोड़ा सा सही से लिखें तो ये HCl कितने हाइड्रोजन कंपाउंड दे सकता है, कितने H+ आयन दे सकता है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो ये कितना हाइड्रोजन आयन दे सकता है, एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो इसका जो एन फैक्टर हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया, और इसकी बेसिसिटी भी क्या हो गई, 1 हो गई। वैसे ही HNO3 हो गया, तो HNO3 को भी अपन थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो HNO3 से भी आपको पता चल रहा है कि ये कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है, कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, एक। तो इसके एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, और बेसिसिटी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। वैसे ही H2SO4 के कंपाउंड को अपन थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो आपके सामने H2SO4 का कंपाउंड दिख रहा होगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो H+ आयन है वो OH ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स ये चीज याद रख लेना कि जो H+ आयन रिलीज हो रहे हैं वो हमेशा OH ग्रुप वाले कंपाउंड से ही रिलीज किए जाएंगे। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये तीनों एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि क्यों हम सिर्फ OH के साथ जो हाइड्रोजन आयन लेते हैं वो ही रिलीज करे जाते हैं। वो मैं आपको इन तीनों एग्जाम्पल से बताऊंगा। इस नेक्स्ट स्लाइड में इन तीनों का स्ट्रक्चर है, तो इनके स्ट्रक्चर से अपन उसे समझेंगे। तो आपको इसमें कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं, 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं। तो ये कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकते हैं। तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे H3PO4, H3PO3 और H2PO2 के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। इनके स्ट्रक्चर जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर से अपन को पता चल जाएगा कि इसमें कितने OH ग्रुप हैं और कितने ये H+ आयन रिलीज कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये H3PO4 का स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कितने OH- आयन है, कितने OH आयन है, 3। तो दोस्तों ये कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, 3 H+ आयन रिलीज कर सकता है। और OH से ही H+ आयन रिलीज इसलिए होते हैं क्योंकि जो OH ग्रुप है ये स्लाइटली एसिडिक ग्रुप होता है, जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जो अपन ऑर्गेनिक में अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ते हैं, OH ग्रुप पढ़ते हैं, वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक ग्रुप होता है। और जैसे ही ये क्या H+ आयन रिलीज करेगा तो देखो इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, या एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे मैंने H+ आयन एक डोनेट कर दिया है। तो ये जो माइनस चार्ज है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, और रेजोनेंस में आने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तभी जो H+ आयन रिलीज होते हैं वो किसके कौन से ग्रुप से रिलीज होते हैं, OH ग्रुप से ही रिलीज होते हैं। तो किसी भी एसिड में नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आप गिन लो, उतने ही नंबर ऑफ H+ आयन वो रिलीज करेगा। तो इसमें 3 OH ग्रुप हैं, तो ये कितने H+ आयन रिलीज करेगा, 3 H+ आयन ये रिलीज करेगा। H3PO4 3 H+ आयन रिलीज करेगा। वैसे ही H3PO3 में आपको दिख रहा होगा 2 H+ आयन है, तो ये 2 H+ आयन को 2 H+ आयन रिलीज करेगा। 2 OH ग्रुप है तो 2 H+ आयन ये रिलीज करेगा। वैसे ही H3PO2 में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक OH ग्रुप है, तो ये कितने H+ आयन रिलीज करेगा, एक H+ आयन ये रिलीज कर देगा। तो दोस्तों अपन को ये समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स अपन को ये समझ में आ गया होगा कि जो बेसिसिटी ऑफ एसिड है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, एन फैक्टर फॉर एसिड अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड आएगा वो उसमें अपन एन फैक्टर फॉर बेस कैलकुलेट करेंगे कि अपन बेसिस के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अपन बेस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो OH- आयन रिलीज करते हैं। ऐसे कंपाउंड को अपन बेस कहते हैं जो OH- आयन को रिप्लेस करते हैं, या वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। तो NaOH कितने OH- आयन रिलीज कर सकता है, एक। तो इसकी जो एसिडिटी होगी इसके ये कितने नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज कर सकता है, वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसके जो एन फैक्टर हो गया वो भी कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे ही COH का होल ट्वाइस हो गया, तो ये 2 OH- आयन रिलीज कर सकता है।
तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ही MgO2 का होल ट्वाइस के लिए भी जो n फैक्टर है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेस कर सकता है, 2। AlO3 में कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो आसान सा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एसिड जितना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है, अपन को बस OH माइनस आयन बेस में देखने हैं और अपन क्या कर सकते हैं, इसकी बेसिसिटी निकाल सकते, इसके n फैक्टर निकाल सकते हैं, इसकी एसिडिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना, बेस की एसिडिटी कैलकुलेट की जाती है और एसिड की बेसिसिटी कैलकुलेट की जाती है। वैसे ही अपन क्या करेंगे, n फैक्टर फॉर सॉल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्ट्स के n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एक बताता हूँ, एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला अपन बताएंगे कि एसिड में आपको टोटल चार्ज ऑन कैटायन लेना है। हम जितने भी कैटायन हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर लो, तो वो कितना क्या हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स हो जाएगा। यहाँ आप क्या कर लो, टोटल चार्ज ऑन ऑल एनाइन, जितने भी एनाइन उस सॉल्ट में हैं आप उसमें क्या कर लो, सारे नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो, सारे चार्जेस आप कैलकुलेट कर लो। तो वो किसको बताएगा, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट को बताएगा, जो वैलेंसी फैक्टर है सॉल्ट का उसे बताएगा। जैसे NaCl हो गया, ये किसमें ब्रेक होता है, Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो चाहे इसमें कैटायन ले लो चाहे एनाइन ले लो, दोनों में से आपकी इच्छा है जो भी ले लो। ऐसा नहीं है कि आप कैटायन ले सकते हो, कोई सा भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो, कैटायन ले सकते हो, एनाइन ले सकते हो। दोनों के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा, n फैक्टर होगा, वो क्या होगा, सेम ही आएगा, आपको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो NaCl है उसके लिए जो n फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। MgCl2 के लिए जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये Mg+2 में ब्रेक हो जाएगा और ये Cl- में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन Cl- में कितने Cl रिलीज हो रहे हैं, 2 Cl रिलीज हो रहे हैं। तो टोटल चार्ज ऑन ऑल एनाइंस अपन को कैलकुलेट करना है। हमेशा याद रखना, अपन को जो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, चाहे वो कैटायन में हो चाहे वो एनाइन में हो, अपन को सारे कैटायन गिनने हैं, सारे एनाइन अपन को गिनने हैं। तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएगा, +2 -2, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे कैटायन ले लो चाहे एनाइन ले लो। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही इसका 3 हो जाएगा, इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। FeSO4 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, AlSO4 का होल थ्राइस का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अपन इसका कैलकुलेट करके देखते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 का होल 4, K2SO4.MgSO4। तो इसमें देखो आप Al कितने हैं, 2 हैं, और Al कितना चार्ज देता है, +3 चार्ज देता है। और इसके कितने कैटायन प्रेजेंट हैं, 2 कैटायन प्रेजेंट है। वैसे ही K के कितने कैटायन प्रेजेंट हैं, 2 कैटायन प्रेजेंट है, और ये कितना चार्ज देता है, +1 चार्ज देता है। वैसे ही Mg के लिए कितना चार्ज ये रिलीज होता है, +2 होता है, और इसमें कितना Mg है, 1 Mg है। तो इसमें कितना चार्ज हो गया, Al में टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 हो गया। K में कितना चार्ज हो गया, 2 चार्ज हो गया, और Mg में कितना चार्ज हो गया, 2 चार्ज हो गया। तो 2 + 2 + 2 ये कितना चार्ज हो गया, 4 चार्ज हो गया। आप स्टूडेंट्स एनाइंस के लिए कैलकुलेट करके देखो, जैसे मैंने कैटायंस के लिए कैलकुलेट करा है, आप क्या करो, एनाइंस के लिए कैलकुलेट करके वेरीफाई करके देखो एक बार कि जो n फैक्टर है वो एनाइन और कैटायन दोनों से ही, या दोनों में से किसी एक से भी आप कैलकुलेट करो तो वैल्यू उसकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो कैटायन का चार्ज अलग आए, एनाइन का चार्ज अलग आए, तो वो गलत है, आपको वापस से कैलकुलेट करने की उसमें जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आती है उसमें अपन क्या करेंगे, n फैक्टर फॉर आयंस कैलकुलेट करेंगे। पहले तो अपन ने n फैक्टर फॉर एसिड कैलकुलेट करा था, फिर अपन ने n फैक्टर फॉर बेस कैलकुलेट करा था। अब अपन किसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, n फैक्टर फॉर एनाइन कैलकुलेट करेंगे। अब n फैक्टर फॉर एनाइन अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपन जानते हैं कि जो n फैक्टर फॉर आयन है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनाइन हो, वो किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन एनाइन के बराबर होता है। तो वैसे ही Na+ पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। H+ का भी 1 हो गया, Mg+2 का भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर 2 चार्ज है। वैसे कॉन्जिक्यूटिवली आपको सबके दिख रहे होंगे, तो आप इनसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों कंपाउंड का n फैक्टर कैलकुलेट करके बताओ, इन दोनों कंपाउंड का n फैक्टर कैलकुलेट करके आप कमेंट करो, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे कंपाउंड हैं। इनको मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर दूंगा, जो अपना 4th 5th लेक्चर आएंगे उनमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन दोनों के कैसे अपन ने इनका n फैक्टर कैलकुलेट करा है, कैसे इन चार्ज का अपन ने n फैक्टर कैलकुलेट करा है, कैसे इन आयंस का अपन ने n फैक्टर कैलकुलेट करा है। तो दोस्तों, अपन इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले और अपन पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपन जानते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। मैं आपको वापस से बता दूं, इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर आपको निकालना आ गया होगा, n फैक्टर फॉर एसिड, बेस
अपना सॉल्ट, एनायन, कैटायन से अपन निकाल सकते हैं सॉल्ट में अपन एन फैक्टर, और लास्ट जो है वो है एन फैक्टर फॉर आयंस। तो अपन इन चारों में क्या कर सकते हैं, अपना एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों से अपन एक जनरल फॉर्मूला अपन बनाते हैं जिससे आने वाला न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और ये एक टाइप की ट्रिक हो जाएगी जिससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको दिख रहे हो, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इस फॉर्मूले को आप इधर पुट करो, तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या बोलते हैं, अपन इसे मोल्स बोलते हैं। तो जो अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एन फैक्टर की वैल्यू को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग आपको बताएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपन लोग करते हैं, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं, और 2-3 क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन आप खुद करें और इनका आंसर आप कमेंट में हमें बताएं। तो अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं करनी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, n इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें आपको मोल्स तो दे रखे हैं 4 मोल्स, और HNO3 का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो 4 इंटू 1 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो गए, 4 के बराबर हो गए। वैसे ही इसका भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। और जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हैं उसे भी आप ध्यान में रख लो, आगे आने वाले वीडियोस में हम उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। इन तीनों क्वेश्चंस को आप हमें कमेंट सॉल्व करें और इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।